कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण के श्रोताओं को हमारा नमस्कार और हमारा नमस्कार हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय गुप्ता साहब को। आप किडनी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद और मेरा भी सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, गुर्दों की क्या भूमिका होती है शरीर में और वो क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं शरीर के लिए? जी, गुर्दे के 3 मुख्य कार्य हैं। जैसे एक सबसे मुख्य कार्य तो ये होता है कि गुर्दा एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स फिल्टर की तरह काम करता है। तो हमारे शरीर में जो ये तो उत्सर्जन का काम हो गया, जो एक्सक्रीशन का है, और खून बनाने का। तो गुर्दा एक तरह से डायरेक्टर है। धारणा ये है कि गुर्दों का काम सिर्फ फिल्टर करना होता है या स्वच्छ करना होता है। बिल्कुल सही कह रही है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, अब हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम किडनी की देखभाल अच्छे से नहीं करें तो क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, किडनी का स्वस्थ होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सारे अंग किडनी की इंटीग्रिटी पर चल रहे हैं। यानी जब तक किडनी स्वस्थ रहेगी वे सारे अंग भी स्वस्थ रहेंगे। एक मरीज को जब किडनी की समस्या आ जाती है तो प्राय उससे हार्ट भी अफेक्ट होता है, ब्रेन भी अफेक्ट होता है, लिवर भी अफेक्ट होता है और लंग्स भी अफेक्ट होते हैं। तो ये हम बाद में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये सब भी अंग अफेक्ट होते हैं। पर जैसे खून अगर मैला हो जाए, किडनी में शक्ति न हो या किडनी फेल होने लगे या किडनी ठीक से काम न करे या कमजोर पड़ जाए तो खून मैला होने लगता है। और ये खून हमारे शरीर को पूरा, उसका जो ऊर्जा स्रोत है वो तो ब्लड ही है। तो ब्लड जो है वो ठीक होना चाहिए और बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो अगर ब्लड में इम्प्योरिटीज डेवलप हो जाएंगी किडनी की वजह से, किडनी खराब होने की वजह से प्रभावित हो जाएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गुर्दों का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, 2 सबसे बड़े कारण मैं आपको बताऊं गुर्दे के जो प्रभावित करते हैं। एक तो होता है स्मोकिंग। तो जी टोबैको स्मोकिंग वाले केसेस हैं उसके अंदर गुर्दा बहुत प्रभावित होता है। यानी कि धूम्रपान करना धूम्रपान तो बिल्कुल नुकसानदायक है। और जिन लोगों को गुर्दे की खराबी, अगर वे लोग धूम्रपान करते हैं तो उनकी गुर्दे की खराबी लगातार बढ़ती जाती है, चाहे कितनी भी दवा कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज ये है। दूसरा, हमारे खान पान के अंदर हम आज जो भी प्रोसेस्ड फूड मटेरियल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स भी कई ऐसे होते हैं जो हमारे गुर्दे को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा, मैंने आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण गुर्दे की खराबी अपने देश में देखी है वो ये है कि हमारे यहाँ जरा सा दर्द हुआ शरीर में तो उन्होंने एक पेन किलर गोली मंगाई है और उसको घर में, इवन महिलाएं तक तो वो रखे रहते हैं अपने पास। अच्छा साहब, ये इससे एक खा लेते हैं, दर्द हमारा ठीक हो जाता है। लोग जो काम करते हैं डेली के डेली 1-2 गोली अपने साथ लेके चले जाते हैं और एक गोली खा लेते हैं। तो पेन किलर मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डॉक्टर की क्वालिटी नहीं होती है तो वो पहुंचते हैं, बुखार है, हमको खांसी है, हमको ये दवाई दे दीजिए। वो दवाई लेते हैं, खा लेते हैं और वो क्या दवाई खाई है, किस प्रकार से खाई, तो ये सब दवाइयां फाइनली गुर्दे के थ्रू ही एक्सक्रीट होती हैं और ये गुर्दे को प्रभावित करती हैं बिना विशेषज्ञ की सलाह के, बिना ये जाने के वो किस अंग उनके अफेक्टेड हैं। कोई बीमारी अंदरूनी तो नहीं है। एक गुर्दा है, उनके पास 2 गुर्दे हैं। मैं बताऊंगा आपको, कई लोगों के एक ही गुर्दा होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। तो किस लेवल तक काम कर रहे हैं ये सब चीजें पता नहीं चलती और फिर फाइनली गुर्दे उनके अफेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास काफी लेट पहुंचते हैं इस प्रकार के लोग। और फिर जब लेट पहुंचते हैं तो फिर आपके पास भी बहुत ज्यादा चारा नहीं रहता होगा कि आप क्या ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुर्दे की बीमारी में एक 50% पेशेंट जो मेरी ओपीडी में आते हैं जिनका ब्लड यूरिया बहुत बड़ा होता है, जिनका सीरम क्रिएटिनिन बहुत बड़ा होता है, गुर्दे की फंक्शनिंग 10% या उसके आसपास होती है। अधिकतर का ये कहना होता है, सर हमको तो पता ही नहीं चाहिए। जानना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रारंभिक लक्षण कौन है, कौन से हमारे रेड फ्लैग साइंस हैं जो हमको पता होना चाहिए। तो हम उसको जानकर सबसे पहले लग जाता है। देखिए, भी चेस्ट पेन हुआ, मैं चलता हूं, मुझे दर्द होता है, क्या लक्षण है, प्रारंभिक लक्षण कौन से होते हैं, मैं आपको प्रारंभिक लक्षण बताता हूं और अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर आपको 40 वर्ष के नीचे की उम्र में आपको हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है तो ये ज्यादातर गुर्दे की वजह से होता है। आप अपने गुर्दे चेक कराइए। अच्छा, नंबर दूसरा पेशेंट जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है, हमारे देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज डायबिटीज की है और जो भी डायबिटीज पेशेंट है बहुत ढीले तौर पे अपनी बीमारी को लेते हैं, बहुत ढीले तौर पे उसका कंट्रोल भी लेते हैं, चलता रहता है। डायबिटिक पेशेंट में गुर्दे खराबी होने का परसेंटेज 40 से 50% होता है। यानी आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा यही पेशेंट है। इसके अलावा अगर डायबिटिक पेशेंट को आंख में कोई तकलीफ आ रही है और उसको आंख के डॉक्टर ने
अगर बोल दिया कि भाई तुम्हारे आंख में डायबिटीज के चेंजेस आ गए या रेटिना पे चेंजेस आ गए, आप तुरंत उसको गुर्दा विशेषज्ञ को भी दिखाइए, क्योंकि ये दोनों चेंजेस साथ साथ डेवलप होते हैं। अच्छा। कई बार हमको पेशेंट्स मिलते हैं, वो बोलते हैं साहब आंख का इलाज कराया था 5 साल पहले। भाई 5 साल पहले आ जाते थे आप, जी, जी। तो अच्छा रहता था, लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपको ऐसा होता है तो आप आइए। इसके अलावा गुर्दे हमारे शरीर में दोनों बगलों में स्थित रहते हैं। गुर्दों में पेन का होना, पेशाब में खून का जाना, सुबह उठने पे आंखों के आसपास का सूजन रहना। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, पैर लटका के बैठते हैं, फिर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत सूजन हो गई, मेरे जूते टाइट हो गए। फीमेल्स के अंदर बिछिया टाइट हो जाती है। इसका अर्थ है कि आपको पैर लटकाने पर सूजन हो रही है। आप अपनी किडनी अवश्य चेक कराइए। हो सकता है किडनी बीमारी निकले, हो सकता है ना भी निकले। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेशाब का कम हो जाना, वो तो हर कोई समझ जाएगा कि भाई मुझे पेशाब कम हो रही, पर वो पकड़ में नहीं आती हैं चीजें, क्योंकि कोई आदमी ये तो गिनता नहीं है कि दिन में कितनी बार गए और रात में कितनी बार। परंतु रात में अगर पेशाब ज्यादा आती है तो वो भी गुर्दे की बीमारी का लक्षण होता है। कई बार लोग रात में उठते हैं, 2 बार उठे, 3 बार उठे, ये अब नॉर्मल है। इसको हल्के में मत लीजिए, चेक कराइए। हाँ, रात में ज्यादा पेशाब आना एक अच्छी बात नहीं है। तो ये सब बड़े सामान्य चीजें हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, भाई 25 साल का बालक है, उसको सिर दर्द हुआ और सिर दर्द होने के बाद आंखों से भी दिखना कम हो गया। तो उसको जब डॉक्टर के पास गया तो वो जनरल डॉक्टर ने उसको जब बीपी देखा तो 200/120। बोले भाई तुम्हारा बीपी बहुत बड़ा हुआ है, तुम ये बीपी की दवाएं ले लो। और ये बंदा अगले 2-3 महीने तक बीपी की दवाएं खाता रहा और हमारे पास बिल्कुल किडनी फेल की अवस्था में आया। भाई जिस वक्त आपको बीपी डिटेक्ट हुआ है, अगर आप 40 से नीचे की उम्र के हो, आप जाओ और अपनी किडनी चेक कराओ। ये सबसे पहली बात है। यानी कि इंटर रिलेटेड है सारी चीजें एक किडनी दूसरे से। बीपी का जनक है। हमारे यहाँ जैसे किसी को बीपी होता है तो वो किडनी चेक नहीं कराता है, वो सबसे पहले हार्ट वाले के पास जाता है। जैसे वो हार्ट की बीमारी तो नहीं है, मेरे को बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक है, हार्ट की बीमारी ऐसे नहीं होती। बीपी हार्ट को डैमेज करता है, लेकिन ये बीपी पैदा कैसे होता है? ये बीपी किडनी के द्वारा पैदा होता है। अच्छा। हाँ, किडनी में जो खून ले जाने वाली नलियां होती है ना, उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसको रेनिन कहते हैं। वो रेनिन की मात्रा जब बढ़ती है तभी बीपी ऊपर जाता है। अच्छा। जी हाँ, तो इसलिए किडनी पेशेंट जो होते हैं, करीबन 70 से 80% जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनका बीपी बढ़ा ही हुआ होता है। या जो बढ़े हुए बीपी के पेशेंट्स हैं उनकी भी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो लंबे समय तक आती है। जैसे आपको बीपी पहले डिटेक्ट हुआ और बहुत हाई बीपी डिटेक्ट हुआ, जरूर अपनी किडनी का चेक करवाइए। डॉक्टर साहब, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं कि आज ठीक है, नॉर्मल है बीपी, 2 दिन बाद बढ़ गया या 2-3 दिन बाद घट गया, तो उससे भी कुछ हमें सतर्क हो जाना चाहिए। किडनी का बीपी नॉर्मली बढ़ा ही हुआ रहता है, हर समय बढ़ा हुआ रहता है। किडनी के बीपी में बड़ी समस्याएं आती हैं। जैसा मैंने बताया आपको, अभी एक उदाहरण दिया था कि हेडेक हुआ और आंखों से भी धुंधला दिखने लगा, कुछ कोरा कोरा जैसा दिखने लगा, कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है, तो वो इस तरह का जो बहुत हाई बीपी है वो किडनीज के द्वारा होता है। बहुत ही आई ओपनर बातें आपने बताई हैं। हम लोग इसके बारे में इतना सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह से किडनी अफेक्ट करती है हमारे बॉडी के पार्ट्स को, या हमारी नेचुरल जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको भी कमजोर करती है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो बता दिए वो शुरुआती लक्षण है। फिर हम गए विशेषज्ञ के पास में। अब अगर विशेषज्ञ ने ये बता दिया या ये डिटेक्ट कर लिया, तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि जिससे हमें पता लगे कि हमारी किडनी में खराबी है? मात्र 3 टेस्ट हैं। अगर मैं बताऊं आपको, जो प्रारंभिक टेस्ट होते हैं, तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपको प्रारंभिक बीमारी क्या है, क्योंकि किडनी की बीमारी, ये तो मैंने आपको कॉमन चीजें बताई। कई अनकॉमन बीमारियां भी होती हैं, जैसे कोलेजन वैस्कुलर डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं। अच्छा। और प्राइमरी नेफ्रोपैथीज होती हैं, जो प्राइमरी किडनी की बीमारियां होती हैं। तो एक फिजिशियन पहले ये पहचानेगा या नेफ्रोलॉजिस्ट पहले पहचानेगा कि उनमें से कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसके स्पेसिफिकली उसके जो टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे वो टेस्ट उससे कराएगा। इसके अलावा 4 जो प्रमुख टेस्ट होते हैं, देखिए किडनी क्या बनाती है? पेशाब। आप पेशाब टेस्ट कीजिए। दूसरा ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, दोनों बहुत सस्ते टेस्ट हैं। और तीसरा, अगर इनमें से तीनों में से कोई भी चीज एबनॉर्मल आती है, किडनी को सोनोग्राफी करिए। सोनोग्राफी में किडनी दिखती है, क्योंकि किडनी बोलती नहीं है, किडनी की कोई साउंड हम स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते हैं। तो हम खाली हिस्ट्री के बेसिस पे चलते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और फिर इसके बाद किडनी को सोनोग्राफी में अवलोकन करते हैं। फिर उसके बाद हम बता पाते हैं कि भाई किडनी में क्या क्या डैमेज हो सकता है। अगर हम श्योर नहीं होते तो किडनी में एक नीडल डाल करके बायोप्सी करके उसकी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अच्छा। तो इस तरह की जो जांचें होती हैं, उनसे ये पक्का हो जाता है कि हमें किडनी की कोई तकलीफ है या नहीं है। बिल्कुल। और कितने स्तर तक है। अब जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या वो दवाइयों से ठीक हो जाती है या सर्जरी करनी पड़ती है, या आजकल एक बहुत सुनाई देता है टर्म
हम जिसे ट्रांसप्लांट कहते हैं कि किडनी का प्रत्यारोपण। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। अब देखिए, किडनी का कहते ऐसे हैं कि अगर प्राइमरीली कुछ डैमेज हो जाता है किडनी के अंदर तो ये डैमेज स्वयं से बढ़ता चला जाता है। यही इस बीमारी की सबसे खास बात होती है। जैसे ऐसा नहीं होता कि एक बार कुछ प्राइमरी डैमेज हो गया तो वो उसी लेवल पर आकर रुक जाए या स्टैटिक हो जाए। तो वो प्रोग्रेसिव किडनी डिसीज इज ए प्रोग्रेसिव डिसीज, ये आगे आगे बढ़ती है। चाहे आप उसका इलाज करो चाहे नहीं करो, इलाज करने से इस प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है। लेकिन एक बार उसको इंजरी हो गई है तो यानी वो इंजरी आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अब वो एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो एक्सप्रेस ट्रेन जो भी ट्रेन है वो अपने डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेगी। तो यही ध्यान रखने वाली बात है, खासतौर से क्रॉनिक किडनी डिसीज में, जहां पे कि किडनी का डैमेज हुए काफी टाइम हो गया है। एक होती है एक्यूट किडनी फेलियर, किसी को मलेरिया हुआ, किसी को ब्लड टूटा या हीमोलिसिस हो गया, किसी को किसी वायरल फीवर की वजह से, जैसे कोविड में हमने देखा बहुतों की किडनीज फेल हुई। तो अगर इस प्रकार से होता है तो हम टेम्परेरीली उनको डायलिसिस करते हैं, उनके खून की सफाई करते हैं, और किडनीज जो है जब रोग उनका प्राइमरी जिसकी वजह से वो खराबी आई है वो रोग रिकवर हो जाता है तो किडनीज खुद रिकवर होने लगती हैं। और ऐसे पेशेंट्स को जिंदगी भर डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर बार हमसे लोग बाग पूछते हैं क्यों साहब एक किडनी फेल हुई कि दोनों किडनी फेल हुई, तो मैं ये बता दूं कि जब तक दोनों किडनी फेल नहीं होती तब तक हमारे शरीर में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है। तो ब्लड यूरिया का बढ़ना, क्रिएटिन का बढ़ना, ये दोनों किडनी फेल होने की वजह से होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कई बार तो लोग एक किडनी पे पूरी जिंदगी जीते हैं और पता ही नहीं लगता। कई बार सोनोग्राफी में पता लगता है कि साहब आपकी तो एक ही किडनी थी और वही काम कर रही थी। तो ऐसा होता है। तो जब तक दोनों न खराब हो तब तक नहीं होता है। और दूसरा, कई बार बोलते हैं कि साहब आप डायलिसिस करने की बात कर रहे हैं, मेरा पेशेंट सीरियस है तो आप खून सफाई करेंगे मशीन के द्वारा, पर इसकी तो उसे आदत लग जाएगी। मैं दो चीजें कहता हूँ इसमें। एक तो ये कि पहले ये जान लें डॉक्टर से मैं बात करके कि ये परमानेंट बीमारी है कि टेम्परेरी बीमारी है। अगर ये टेम्परेरी बीमारी है किडनी का, जैसे एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं, तो डायलिसिस की जरूरत सिर्फ उतने समय रहेगी जितने समय में किडनी में रिकवरी होना है। और अगर ये क्रोनिक किडनी फेलियर है जिसमें किडनी श्रिंक हो गई है, छोटी हो गई है, तो आपको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी। अब डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होती है या 3 बार होती है। तो अच्छा उपाय क्या है? तो जैसा अभी आपने मुझसे पूछा कि रीनल ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो उसका बेस्ट उपाय ये है कि आप किडनी को चेंज करा लीजिए। ये जनरल भाषा में कहते हैं, पर हम किडनी चेंज नहीं करते। हम पुरानी जो डिसीज्ड किडनीज होती हैं वो शरीर में वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। हम खाली एक नई किडनी एक डोनर से लेके वो उस शरीर के अंदर रख के उसको जोड़ देते हैं उसके सपोर्ट में, तो वो काम करती रहती है। जैसा मैंने बोला, एक किडनी से 2 जिंदगियां काटी जा सकती हैं, तो उसी तरीके से ये हम करते हैं। तो ये ट्रांसप्लांट कहलाता है। जी, ये कैसी प्रक्रिया है? बहुत जटिल है या आम हो गई है क्योंकि आजकल इसकी बात? बिल्कुल, ट्रांसप्लांट आम है। आज जैसे आप देख रहे हैं कि भोपाल जैसे पहले टायर 2 सिटीज और टायर 3 सिटीज तक में अब किडनी ट्रांसप्लांट की अवेलेबिलिटी हो गई है। पहले बॉम्बे, दिल्ली या हमारे मेट्रो सिटीज में ही होता था, परंतु अभी सभी जगह होने लगा है किडनी ट्रांसप्लांट। और अब इसमें एक और चीज आ गई है कि आपको अपने रिलेटिव की किडनी देना ही आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी का पेशेंट आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पूरा ब्रेन डैमेज हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट्स की आप किडनी ले सकते हैं, लिवर ले सकते हैं, अन्य ऑर्गन डोनेट ले सकते हैं। तो इनको हम कैडेवर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो इनसे भी लोगों का भला हो रहा है। अभी आपने सुना होगा ग्रीन कॉरिडोर बनता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई विशेष बीमारी की बात। एक सामान्य सी जो बीमारी है, पथरी हो जाना, किडनी स्टोन, ये बहुत ही आम समस्या है। तो उसका कारण क्या है और उसके लिए बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए, किडनी स्टोन का अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जिनके घर में किसी को किडनी की बीमारी है, सबसे पहले तो इसमें जेनेटिक एक एलिमेंट होता है। यानी ये वंशानुगत होती है। तो आपके पिताजी में, माताजी में, चाचा या मामा, इधर साइड में किसी में भी अगर किडनी स्टोन्स बार बार हो रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस तरह की, तो प्रॉब्लम क्या होती है किडनी स्टोन में? स्टोन जब तक किडनी के अंदर रहता है तब तक तो वो दर्द नहीं करता। पर जैसे हमने डांस कर लिया, हम किसी गड्ढे भरी सड़क पे यात्रा कर ली, 40-50 में हिल गए, तो वो वहां से ब्रेक डाउन होके और यूरेटर में आ जाता है। तो किडनी का कलेक्टिंग सिस्टम होता है यूरेटर, यानी किडनी से पेशाब की थैली को जोड़ने वाली जो नली होती है, वो नली होती है संकरी, बस ये उसमें फंस जाता है आके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है। और जब उसमें फंसता है तो ये यूरिन का फ्लो किडनी से होना बंद हो जाता है, तो किडनी जो है वो फूलने लगती है, उसमें पानी भर जाता है, जैसे वो कहते हैं, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो वो पानी भरता है तो किडनी दर्द करती है। फिर
आगे क्या हो सकता है, देखिए अगर या तो वो रास्ता थोड़ा सा खुल जाए हमारा तो पेशाब वहां से ऊपर से नीचे ब्लैडर तक पहुंचने लगे, अगर नहीं होता है तो किडनी डैमेज हो जाती है, लॉन्ग्स में दर्द होना भी बंद हो जाता है, तो पेशाब बनना भी बंद हो जाता है, वो किडनी काम करना ही बंद कर देती है। तो इसलिए स्टोन का टेक केयर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेन किलर्स वगैरह ले लेते हैं, टेम्परेरी तौर पे उनका दर्द बंद हो जाता है, वो सोचते हैं कि हमारा स्टोन निकल गया है, परंतु एक बार ये सुनिश्चित कर लीजिए सीटी स्कैन से तो या तो सोनोग्राफी से कि मेरा स्टोन निकला है कि नहीं निकला है। अपने आप भी निकल सकता है क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसा होता है जो स्टोन 6-7 मिलीमीटर के होते हैं, यानी जो भी 1 सेंटीमीटर के नीचे के स्टोन हैं, वो प्राय क्या होते हैं कि स्वयं व स्वयं निकल जाते हैं। उसका रीजन बड़ा साफ है कि हमारा जो यूरेटर है वो केंचुए की तरह मूवमेंट करता है, जैसे केंचुआ मूवमेंट करता है, तो कोई भी स्टोन जब उसमें फंसा होता है धीरे धीरे उसको धकेल के नीचे फेंकने की कोशिश करता है। ये बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म। अब जब पेशाब बनती है तो पेशाब के साथ जब आप उसको धीरे धीरे आगे पुश कर रहे हो तो ये नीचे जाएगा, नेचुरली निकल जाएगा। तो बहुत सारे निकल जाते हैं ऐसे अपने आप ही, ये नेचुरल मैकेनिज्म है। छोटा स्टोन होता है अपने आप निकल जाते हैं कई बार। और नहीं जब निकलता है तो फिर लेप्रोस्कोपी? जी हाँ, 2 तरीके होते हैं। एक तो पीसीएनएल होता है जिसमें किडनी से डायरेक्टली में स्कोप डाल के एंडोस्कोप डाल के निकालते हैं। दूसरा एक तरीका होता है नीचे से यूरेट्रोस्कोप की मदद से नीचे से जाते हैं और बिना चीरा टाका लगाए यूरेट्रोस्कोप की मदद से ऊपर लेजर से उस स्टोन को ब्रेक कर देते हैं। फिर अंदर एक नली रख देते हैं बाईपास करने की, ताकि अगर छोटे छोटे टुकड़े ऐसा ना हो कि वो रास्ता रोकने फंस जाए। तो इस तरीके से स्टोन का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। इसमें मुख्य ये है कि स्टोन के साथ कई बार इन्फेक्शन भी होता है तो उसको भी हमें साथ में ट्रीट करना पड़ता है। कई लोगों को बार बार स्टोन हो रहे हैं तो वो अलग किस्म के पेशेंट हैं। ज्यादातर लोगों में 60% लोगों में एक बार स्टोन होता है, अगला स्टोन 5 साल में उसका नंबर आता है। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत सारी जटिल जानकारियां इतने सरल शब्दों में आपने दी, बहुत धन्यवाद, इतनी उपयोगी